नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत जटिल लगता है, पर हम उसे एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस पोस्टर को देखिए। मांग है एक नए राज्य उत्तराखंड की। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बात 7 अलग अलग भाषाओं में कही जा रही है। मतलब अपील पूरे भारत से की जा रही है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भारत जैसा देश, जहां इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी संस्कृतियां हैं, वो अपनी अलग अलग क्षेत्रीय आवाजों को, उनकी मांगों को कैसे सुनता है, कैसे संभालता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं के 3 बहुत ही अलग अलग केस स्टडीज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनसे हमें क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इतनी विविधता को लेकर भारत का नजरिया असल में है क्या। देखिए, दुनिया में 2 तरह के मॉडल दिखते हैं। एक है यूरोपीय मॉडल, जहां अक्सर सांस्कृतिक विविधता को राष्ट्रीय एकता के लिए एक खतरा माना जाता है, मतलब एक देश एक संस्कृति। लेकिन भारत का मॉडल बिल्कुल अलग था। यहाँ ये माना गया कि हमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए अपनाना है, उनमें एक संतुलन बनाना है। और यही सबसे जरूरी बात है। भारत के लोकतंत्र में अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की बात करना, यानी क्षेत्रवाद, इससे राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाता, बल्कि डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म देती है कि ये आवाजें सुनी जाएं और देश की नीतियों का हिस्सा बने। अब इस बात को समझने के लिए हम अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं, जो हमें दक्षिण भारत ले जाएगी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक ताकतवर क्षेत्रीय आंदोलन असल में लोकतंत्र को और मजबूत कर सकता है। हम बात कर रहे हैं द्रविड़ आंदोलन की। ये दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जिसके नेता थे ईवी रामास्वामी पेरियार। इस आंदोलन का मुख्य विरोध ब्राह्मणों के दबदबे और उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव से था। ये अपनी जड़ों, अपनी पहचान, अपने क्षेत्रीय गौरव की लड़ाई। और इस आंदोलन का सफर इन 2 तस्वीरों में साफ दिखता है। एक तरफ 1965 में तमिलनाडु की सड़कों पर हिंदी विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त विरोध है। और दूसरी तरफ उसी आंदोलन के संस्थापक पेरियार के सम्मान में भारत सरकार एक डाक टिकट जारी करती है। मतलब जो आंदोलन कभी विद्रोही माना गया, उसे ही राष्ट्र ने सम्मान दिया। तो ये आंदोलन सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा। इसकी राजनीतिक पार्टी बनी डीएमके, और उन्होंने इस क्षेत्रीय गौरव को ठोस मांगों में बदला। जैसे कि कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन से एक उत्तर भारतीय उद्योगपति का नाम हटाकर उसका पुराना नाम वापस लाना, स्कूल के सिलेबस में तमिल इतिहास को ज्यादा जगह देना, और सबसे बढ़कर हिंदी को आधिकारिक भाषा के तौर पर थोपे जाने का विरोध करना। और इसका नतीजा ये हुआ कि दशकों के संघर्ष के बाद 1967 से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पार्टियों का ही दबदबा रहा है, और वो भारतीय संघ के भीतर रहकर ही सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। तो ये केस हमें दिखाता है कि अगर सही तरीके से संभाला जाए तो क्षेत्रवाद देश के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी राजनीति को और बेहतर बनाता है। लेकिन हर कहानी का अंत ऐसा नहीं होता। अब हम एक दूसरे, कहीं ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक दौर की बात करेंगे। ये वो कहानी है जहां क्षेत्रीय मांगों और राष्ट्रीय एकता के बीच का संतुलन बुरी तरह बिगड़ गया। हम बात कर रहे हैं पंजाब संकट की। इसकी शुरुआत हुई 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से। ये अकाली दल के एक गुट का प्रस्ताव था, जिसमें पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की मांग की गई थी। असल में ये भारत में केंद्र और राज्यों के रिश्ते को फिर से परिभाषित करने की एक बड़ी मांग थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से फिसलकर चरमपंथी गुटों के पास चला गया, और यहीं से ये एक राजनीतिक आंदोलन, एक हथियारबंद विद्रोह में तब्दील हो गया। और इसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें सेना को स्वर्ण मंदिर में दाखिल होना पड़ा। फिर 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। और इसके तुरंत बाद नवंबर 1984 में दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिखों के खिलाफ भयानक हिंसा भड़क उठी। ये घटनाओं की एक ऐसी दुखद कड़ी थी जिसने पंजाब और पूरे देश को गहरे जख्म दिए। बाद में आई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि ये हमले अचानक नहीं हुए, बल्कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से किए गए थे। हमलावरों को साफ निर्देश थे
कि सिखों को मारना है और उनके घर दुकान लूटने हैं। इन घटनाओं के सालों बाद 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस हिंसा के लिए संसद में पूरे देश से औपचारिक रूप से माफी मांगी। अब हम अपनी आखिरी केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये शायद भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे पेचीदा और सबसे लंबे समय से चली आ रही चुनौती है। हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे की, जिसकी जड़ें एक बहुत ही अलग और जटिल इतिहास में हैं। कश्मीर मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले हमें जम्मू कश्मीर के भूगोल और उसकी बनावट को समझना होगा। ये कोई एक इलाका नहीं है, इसके 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। हिंदू बहुल जम्मू, मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी और लद्दाख, जहां बौद्ध और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। तो ये मुद्दा इतना उलझा हुआ क्यों है? इसकी जड़ें मुख्य रूप से 3 बातों में हैं। पहला, 1947 में विलय की वो खास परिस्थितियां जब पाकिस्तानी कबाइलियों के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के दस्तावेज पर दस्तखत किए। दूसरा, विलय के बाद संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को दी गई विशेष स्वायत्तता। और तीसरा, पाकिस्तान का लगातार ये दावा कि कश्मीर घाटी को उसका हिस्सा होना चाहिए, जिसके कारण एक लंबा संघर्ष चला। अब बाहरी संघर्ष के अलावा राज्य के अंदर भी कई दशकों से एक राजनीतिक असंतोष पनप रहा था। कश्मीरी समूहों की कुछ प्रमुख शिकायतें थीं, जैसे उनका कहना था कि राज्य का भविष्य तय करने के लिए जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट का जो वादा किया गया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। दूसरी शिकायत थी कि आर्टिकल 370 के तहत जो स्वायत्तता मिली थी उसे धीरे धीरे सालों से कम किया जा रहा है। और तीसरी कि राज्य में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थीं वो हमेशा निष्पक्ष नहीं रहीं और अक्सर ऐसा लगा कि उन्हें केंद्र सरकार मैनेज कर रही। तो ये जो अंदरूनी असंतोष था, जब उसे पाकिस्तान से मिले नैतिक और मादी समर्थन का साथ मिला, तो 1989 आते आते राज्य एक बड़े हथियारबंद आंदोलन की चपेट में आ गया। इस आंदोलन की मांग एक अलग कश्मीरी राष्ट्र बनाने की थी। तो हमने ये 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, द्रविड़ आंदोलन, पंजाब संकट और कश्मीर मुद्दा। तो सवाल ये है कि ये हमें लोकतंत्र और विविधता के बारे में सिखाती क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि किसी भी बड़े लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उठना एक सामान्य बात है, ये कोई समस्या नहीं है। असली बात इस पर निर्भर करती है कि राजनीतिक व्यवस्था इन आवाज़ों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वो बातचीत करती है, क्या वो रास्ता निकालती है, या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करती है? लेकिन इन सब में एक सवाल हमेशा रह जाता है। ये सारी बातें सरकार, अधिकारियों, नेताओं और आतंकवादियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, पर उन आम लोगों का क्या? उनके बारे में कोई कुछ क्यों नहीं कहता? लोकतंत्र में क्या लोगों की इच्छा को ही सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए? तो असली सवाल यही है कि